हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता का परिचय। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई, एचआई और आईडीडी यानी कि तीनों ट्रेड का ये कॉमन कोर्स है। और ये कोर्स संख्या आपका 1 है, यानी कि पेपर नंबर 1 है आपका। और ये सभी ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें अभी तक आप लोगों को जो वीडियो दी गई हैं वो सभी वीडियो आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें, और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग 100 के करीब में कराया गया है, और जो आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है वो भी आपका 100 क्वेश्चन के करीब में कराया गया है। आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पे वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी आज इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं वो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि यूनिट वाइज जो फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और वैसे तो यहाँ पे 5 यूनिट होता है एक एक सब्जेक्ट का। तो पांचों यूनिट से हम जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट से आपके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आज जो टॉपिक है वो है यूनिट फर्स्ट के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं वो हमारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ में बने रहें ताकि लास्ट तक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा दिए जाएं, और यहाँ से आपको बेटर तरीके से तैयारी मिलेगी। आप 20 जून से जो पेपर देना है उसमें काफ़ी अच्छा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ से जुड़ करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज यूनिट फर्स्ट देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका इकाई फर्स्ट है, यानी कि यूनिट फर्स्ट। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ कराए जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद ये आप सब्जेक्ट देख रहे हैं कि दिव्यांगता को समझना, अर्थात इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस यूनिट से, यानी कि आपके यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे एक साथ यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें आज कितना क्वेश्चन करना है यूनिट फर्स्ट में, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोग भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वन लाइनर में कि दिव्यांगता के मुख्य मॉडल क्या हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आपके पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे इसमें आप यूनिट फर्स्ट का ये 1.2 है, और इससे आपके जो ये क्वेश्चन आए हैं काफ़ी पेपरों में देखने को भी मिला है, और आने वाले जो आपके 20 जून से पेपर होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो दिव्यांगता के मॉडल कौन कौन से हैं ये यहाँ पे जानना है। तो दिव्यांगता के मुख्य जो मॉडल हैं उसमें आपके चिकित्सा मॉडल, सामाजिक मॉडल, मनोवैज्ञानिक मॉडल और मानवाधिकार मॉडल, ये आपके शामिल हैं। तो इसका उत्तर आप देख ही सकते हैं। आपको एक लाइन में या 2 लाइन में आपको ये आंसर्स करने रहेंगे, कम से कम 50 वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा कि दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल क्या है। तो यहाँ पे चिकित्सा मॉडल के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कि चिकित्सा मॉडल दिव्यांगता को व्यक्ति की समस्या के रूप में उसको देखता है, यानी कि व्यक्ति में या बालक में कौन सी समस्या है इस रूप में उसको देखा जाता है, जो सीधे उसके बीमारी या फिर आघात या अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का वो कारण होता है। कि एक बच्चे में वो किसी बीमारी से ग्रसित है, या उसको कोई चोट लग गई है, या फिर उसके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जिसे ठीक करने के लिए
हम कहीं ना कहीं डॉक्टर की मदद लेते हैं, चिकित्सा का हम वहाँ पे मदद लेते हैं और चिकित्सा के माध्यम से हमारी देखभाल की जाती है या उस बच्चे की देखभाल की जाती है, तब जा कर के वो बच्चा ठीक होता है। इसी को क्या कहते हैं, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल। कि कोई भी बालक है, अगर वो किसी बीमारी से या आघात से या फिर अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी जो उसके अंदर बीमारियां हैं वो अगर आ रही हैं, तो उसको दवाओं के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से देखभाल की जाती है और कुछ समय बाद वो ठीक भी होता है। लेकिन जो वो बालक है वो अगर दिव्यांगता से ग्रसित है तो उसी को दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कि दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल किस पर जोर देता है। तो ये जो सामाजिक मॉडल है इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस पे जोर देता है। तो जो सामाजिक मॉडल होता है वो इस बात पे जोर देता है कि दिव्यांगता किसी दुर्बलता के बजाय अगर समाज में उसको एक संगठित तरीके से माना जाए, या कह लीजिए कि जो व्यक्ति दिव्यांग होता है वो व्यक्ति अपने आप को दिव्यांग ना समझ करके अपने आप को वो एक तरीके से हिम्मत प्रदान करे, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। यानी कि अपने जीवन में वो अच्छे से अपनी जीवन शैली को या अपनी दिनचर्या को अच्छे से वो कर सकता है, अगर वो ये बना ले कि मेरे सामने कोई भी बाधा नहीं आ सकती है, जो भी बाधाएं आएगी उसको मैं दूर करके अपना कार्य जरूर पूरा करूँगा। तो ये उसी तरीके से है कि सामाजिक मॉडल इस बात पे ज़्यादा जोर देता है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की दुर्बलता के बजाय वो एक संगठित होने के तरीके के कारण से होती है, कि यह दिव्यांग लोगों के जीवन विकल्पों को प्रतिबंधित करने वाली बाधाओं को ये दूर कर देता है, कि उसके सामने जो कोई भी बाधा आएगी वो उस बाधा को पार करते हुए अपनी दिनचर्या को जारी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि विश्व युद्धों के बाद दिव्यांगता की धारणा कैसे बदल गई। तो विश्व युद्धों के बाद में दिव्यांगता की जो धारणा है वो कैसे बदल गई, ये पूछा गया है। तो जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो भी सैनिक थे वहाँ पे वो बहुत ही बड़ी संख्या में घायल हुए थे, उनमें काफ़ी दिव्यांगता भी आई थी। तो उस समय पे जब दिव्यांगता देखने को मिली तो लोग उसके प्रति जागरूक भी हुए, उसको देख करके उसके बारे में भी जाने और उनको कहीं ना कहीं सेवाएं देने लगे और उनको किस प्रकार से कोई कार्य करने में मदद मिले ऐसे उपकरण भी वो उस टाइम पे खोजने लगे। एक तरीके से कह लीजिए कि उनको पुनर्वास सेवाएं भी देने लगे और जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको समाज में एक तरीके से उनको भी भागीदार बनाया गया और उस समाज में लाया गया और जो भी चुनौतियां आई उन चुनौतियों से उनको पार कराया गया। तो ऐसी क्षमता रखने वाले जो भी वहाँ पे सैनिक थे कि वो दिव्यांग की कैटेगरी में आ गए थे और वो अपनी क्षमताओं को पहचान करके उस समाज में जब उस चुनौती भरे पूर्ण माहौल में वो पार करके अपना जीवन यापन करते हैं तो एक तरीके से उस माहौल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो जो विश्व युद्ध था उसके बाद में दिव्यांगता की एक तरीके से धारणा ही बदल गई कि दिव्यांगता कोई ऐसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी है या जो दिव्यांग हो गए हैं वो किसी काम के नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसी जो मंशा रखते थे लोग समाज में उनकी कहीं ना कहीं धारणाएं बदल गई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की, कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो 2006 में उत्तर इसका है कि 2006 में अपनाया गया दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था वो CRPD, ये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि था। तो आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम है CRPD, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये आपका हो जाएगा एक तरीके से संधि जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दिव्यांगता को कैसे परिभाषित करता है। तो WHO एक प्रकार से एक छत्र शब्द के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनके बीच में जो परस्पर क्रिया होती है उसको ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे।
कि दिव्यांगता और अपंगता के बीच में क्या अंतर है। एक दिव्यांग कैटेगरी अलग होती है, एक अपंगता जो है वो अलग होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये हम जानेंगे। तो दिव्यांगता जो होती है वो शरीर के कार्य या संरचना में समस्या को कहीं ना कहीं दर्शाती है, लेकिन जो अपंगता होती है वो दिव्यांगता का ही परिणाम होता है। यानी कि उसकी जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है उसकी, उस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बांध देता है, सीमाएं उसकी तय हो जाती हैं कि ये व्यक्ति या बालक इतना ही कार्य कर सकता है। तो एक तरीके से कहीं उसकी क्राइटेरिया को ये प्रतिबंधित करता है, या फिर कहीं किसी समाज में उसको प्रतिभाग करने के लिए भी ये प्रतिबंधित करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, अपंगता। यानी कि अपंगता जो दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप जो बच्चे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं या उनकी शारीरिक संरचना में कमी आ जाती है कार्य करने में, तो वो अपंगता दर्शाता है। यानी कि दिव्यांगता जो है वो शरीर की संरचना में समस्या को दिखाता है, लेकिन अपंगता क्या करता है, वो जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको वो रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि दिव्यांगता क्या है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिव्यांगता क्या है। ये अक्सर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कि ये आपको चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर आपके CDED स्पेशल एजुकेशन में पूछा जाए, या कोई भी व्यक्ति आपसे मिले तो वो भी पूछ सकता है कि दिव्यांगता क्या है। तो दिव्यांगता एक तरीके से ये पुराना शब्द हो चुका है, और दिव्यांगता का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का किसी अंग से अनुचित होना। यानी कि व्यक्ति अगर किसी अंग से उसे प्रॉब्लम है या अंग का आघात है, तो वो कहीं ना कहीं दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। अर्थात अगर जब उसके अंदर कोई अंग की हानि होगी तो उसके परिणाम स्वरूप वो सामाजिक नुकसान भी कहीं ना कहीं सहेगा, समाज में भी एक तरीके से उसकी सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाएगी, या वो अपने जो दैनिक कार्यशैली है उसमें भी अच्छे से वो कार्य नहीं कर पाएगा। हर जगह हर बड़े पैमाने पर उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि दिव्यांगता क्या होती है, तो दिव्यांगता वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने किसी एक अंग से अनुचित होता है, या किसी अंग से अनुचित होना, चाहे वो हाथ पैर हो या फिर शरीर का कोई अंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि गतिविधि सीमा को परिभाषित कीजिए। तो गतिविधि सीमा को परिभाषित करने का यहाँ पे हम बात करेंगे। तो गतिविधि सीमा से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति को गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए जो उसमें होने वाली कठिनाई होती है वही दिव्यांगता का कारण होता है। यानी कि यहाँ हम बात करेंगे चलन निःशक्तता की, कि जिस भी व्यक्ति को चलने फिरने में कठिनाई हो, या फिर उसके हड्डियों में जकड़न हो, उसके मांसपेशियों में अकड़न हो, उसके अकड़न के फलस्वरूप वो व्यक्ति अच्छे से कोई कार्य ना कर पा रहा हो, अच्छे से चल ना पा रहा हो, उसकी मांसपेशियां कार्य ना कर रही हो, उसके पैर कार्य ना कर रहे हों, तो वो कहीं ना कहीं आपके गतिविधि सीमा में आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुनर्वास क्या है। तो पुनर्वास हस्तक्षेपों का एक समूह होता है जिसे स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों में उनके पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया में कामकाज को अनुकूलित करने और दिव्यांगता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि पुनर्वास का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति या बालक दिव्यांगता से ग्रसित है उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, उपकरण से संबंधित जो उसको आवश्यकता हो वो प्रोवाइड करना है। अर्थात उसकी आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें आप उसके नीड्स को पूरा कर रहे हैं वो एक तरीके से उस बच्चे को पुनर्वास देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा कि हैबिलिटेशन को परिभाषित कीजिए। तो हैबिलिटेशन से तात्पर्य उन सेवाओं और सहायता से होता है जो दिव्यांग व्यक्ति को दैनिक जीवन के कौशल और कामकाज प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए प्रदान की जाती है। यानी कि हैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो भी बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जो दिव्यांग की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो अपना DLS कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और DLS कंप्लीट करने में उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है या कुछ वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।
तो वो आपका क्या कहलाता है, हैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 क्या है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 क्या होता है। 2016 के अनुसार आप लोग जानते हैं कि 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है और 21 प्रकार की दिव्यांगता अक्सर पूछा भी जाता है आपके पेपर में, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आने वाले समय में आपको कहीं भी अगर इंटरव्यू वगैरह देना है तो वहाँ भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 एक भारतीय कानून होता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और उसको एक तरीके से समान अवसरों और समान भागीदारी में कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका निभाए। तो जब उसको समान अवसर और समान भागीदारी प्रदान करेगा तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं एक तरीके से वो सामान्य बच्चों के साथ में अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं, जिसको समावेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित 3 बेंचमार्क दिव्यांगताओं की सूची बनाएं। तो 3 बेंचमार्क दिव्यांगता कौन कौन सी होती है ये हम जानेंगे। तो उत्तर है इसका कि 3 बेंचमार्क दिव्यांगताएं जिसमें आपके ब्लाइंडनेस, लो विजन और आपके लिप्रेसी क्योर्ड, जिसको कुष्ठ रोग मुक्त बोलते हैं, उससे जो ठीक हुए व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 बेंचमार्क दिव्यांगताओं की अगर सूची बनाने के लिए बोले तो उसमें आपके ब्लाइंडनेस, लो विजन और कुष्ठ रोग मुक्त ये आपके इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का कानूनी प्रावधान क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका कानूनी प्रावधान क्या है शिक्षा के प्रति। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा को ये अनिवार्य बनाता है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो कि उसमें दिव्यांग बच्चे और आपके सामान्य बच्चे दोनों को एक साथ शिक्षित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये आपके किसके अंतर्गत आता है, ये आपके भारत में दिव्यांगजन व्यक्तियों के शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा कि भारतीय कानून दिव्यांग व्यक्ति को कैसे परिभाषित करता है। तो भारतीय जो कानून है इसके तहत जो दिव्यांगता वाला व्यक्ति होता है वो दीर्घकालिक अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या फिर संवेदी दिव्यांगता से अगर वो ग्रस्त है, जो बाधाओं के साथ में मिल करके दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि जो भारतीय कानून दिव्यांग व्यक्ति को परिभाषित करता है वो ये कहता है कि बहुत लंबे समय से अगर उसे शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है या उसे बौद्धिक दिव्यांगता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बाधाओं के साथ में जी रहा है और दूसरों के साथ वो समान अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जैसे दूसरे समान अधिकार पाए हुए हैं कानून से, तो वो अधिकार उसको नहीं मिल पा रहा है और उसकी कहीं किसी भी एक्टिविटी में पूर्ण भागीदारी नहीं हो पा रही है और भागीदारी में कहीं ना कहीं उसको समस्या झेलने को मिल रहा है। तो ये एक तरीके से दिव्यांग व्यक्ति को ये परिभाषित करेगा भारतीय कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा कि दिव्यांगता के कुछ सामान्य कारण क्या हैं। तो दिव्यांगता के जो सामान्य कारण होते हैं, सबसे पहले तो जन्मजात स्थितियां होती हैं, उसके बाद दुर्घटनाएं होती हैं, फिर बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा होता है और पर्यावरणीय कारण भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम दिव्यांगता के कारण में जाने तो सबसे पहला ये आता है कि जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद 3 कारण आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। 1.3 या 4 में ऐसे है, तो आप लोगों को ये चीज़ें बताई गई हैं। इसको अगर आप लिख रहे हैं तो भी आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा कि दिव्यांगता को कैसे रोका जा सकता है। तो दिव्यांगता को रोकने के लिए अगर आप समय समय पर टीकाकरण करा रहे हैं या प्रसव के समय, प्रसवकालीन के समय में जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट जो नर्सेज होती हैं, उनके
वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद प्रसवकालीन जो देखभाल होती है वो भी बहुत अच्छे से केयरफुली की जाए। सड़क सुरक्षा ये ज़रूरी है, दुर्घटना ना होने पाए। कार्यस्थल सुरक्षा, जहाँ भी रह रहे हों, जहाँ पे कार्य कर रहे हों, वहाँ पे आपको सुरक्षा मिले। और प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, अगर किसी भी व्यक्ति में दिव्यांगता के कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो वो आप तत्काल पहचान में आ जाए और तत्काल उसका हस्तक्षेप किया जाए, उपाय किया जाए, तो इसके माध्यम से दिव्यांगता को रोका जा सकता है। इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है आप लोगों को जब आप लोगों की क्लासेस चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा कि WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर दिव्यांगता का अनुमानित प्रसार क्या है। तो WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 15% जो आबादी है वो किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि जो WHO है उसका जो एक लिस्ट जारी हुआ है उसमें ये है कि दुनिया भर में लगभग 15% जो आबादी है वो किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो जाएगा कि भारत में दिव्यांगता की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल क्या है। तो भारत में लगभग 2.21% आबादी जो है वो दिव्यांग है। यानी कि 2.21 15% में से आपके 2.21 जो है वो भारत में ही आपके दिव्यांग व्यक्ति मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ग्रामीण में आपके दिव्यांग व्यक्ति ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दिव्यांगता के जो प्रकार हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई ब्लाइंडनेस से है, कोई आपकी लो विजन से है, तो कोई आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है। इस प्रकार से 21 प्रकार की दिव्यांगता हैं और उसमें से आपको काफ़ी दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि दिव्यांगता के प्रसार में सामाजिक आर्थिक कारक का क्या भूमिका है। तो सामाजिक आर्थिक जो कारक होता है वो दिव्यांगता के प्रसार में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या स्वास्थ्य सेवा है, यहाँ तक जो पहुँच की कमी होती है, ये खराब होने की स्थिति दिव्यांगता के जोखिम को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। यानी कि सामाजिक आर्थिक मॉडल ये कहता है कि जो गरीबी है ये कहीं ना कहीं बच्चे जब दिव्यांग हो जाते हैं परिवार में, अगर गरीबी है तो फिर उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है और एक तरीके से उसको सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, उसकी जो दवा होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं बन पाती है और स्थिति खराब हो जाती है और दिव्यांगता की श्रेणी में वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्या है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी जो होता है ये एक तरीके से समावेश और समानता को ये बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगता के प्रकार की परवाह किए बिना ही सभी दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतों और अधिकारों को ये संबोधित करता है। यानी कि ये क्रॉस डिसेबिलिटी सभी बच्चों के समान अधिकार और समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को पहचानना और संबोधित किया जाए एवं एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा दिया जाए और भेदभाव को कम किया जाए। यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी का उद्देश्य ही यही होता है कि वो एक तरीके से समाज में जो दिव्यांग व्यक्ति की संख्या बढ़ती जा रही है उसको ये कम करे। सबसे पहले प्रारंभिक पहचान हो और फिर उसका तत्काल उपाय हो, और इसके साथ साथ जो बच्चे दिव्यांग हैं और जो बच्चे सामान्य कैटेगरी के हैं दोनों को एक साथ शिक्षा दिया जाए और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। तो ये आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी की एक तरीके से पहल होती है कि इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 होगा कि क्रॉस डिसेबिलिटी हस्तक्षेप का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी हस्तक्षेप का एक उदाहरण सार्वजनिक स्थानों में सार्वभौमिक डिजाइन का कार्यान्वयन होता है जो शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक हानि जैसे विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोगों को समायोजित करता है। यानी कि चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो या फिर संवेदी हो या अन्य किसी डिसेबिलिटी से वो ग्रसित हो, उन सभी को एक साथ लाया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण पुनर्वास कार्यक्रमों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण पुनर्वास कार्यक्रमों को लाभान्वित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करके वे व्यापक तौर पे समावेशी शिक्षा को ला सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को विविध जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और इस यूनिट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से लिए गए हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके 5 चैप्टर हैं और उन 5 चैप्टरों में से ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। तो क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण में वकालत का क्या महत्वपूर्ण है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 25। तो क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण में वकालत का जो महत्व रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है, नीतिगत उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है तथा सभी जो दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज में उनकी एक पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। फिर भी आपको प्रीवियस ईयर कुछ सेट आपको कराए जाएंगे जो आपके आने वाले पेपर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यहाँ ये जो आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप 1 से 2 बार 2 से 4 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाया जा रहा है, काफ़ी शॉर्ट बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, तुरंत उसको समझाया भी जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही इसकी आएगी आपको वो क्वेश्चन ज़रूर समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट किसी अब अन्य वीडियो में मिलेंगे अन्य कोई टॉपिक के साथ में, या फिर हम नेक्स्ट जो इकाई हमारा दूसरा है इसके साथ में मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं इकाई दूसरा यानी कि यूनिट दूसरा है आपका, जिसमें परिभाषा, कारण, रोकथाम, प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन इसके बारे में बात किया गया है। और इसमें आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है और पोलियो क्या होता है, पोलियो से होने वाले सभी बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसके वायरस कैसे फैलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी और इससे संबंधित आपको लगभग दिखाते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन आपके इकाई 2 से भी दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन हमने यूनिट फर्स्ट में किया और 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम आपके यूनिट 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं।